नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रुओं के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस तरह से लाभकारक साबित हो सकते हैं उसके विषय में चर्चा की। आइए अब हम थोड़ा सा और अधिक सूक्ष्मजीवों के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस तरह से हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव। विद्यार्थियों, बहुत सारे सूक्ष्मजीव सजीवों के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, चाहे फिर वे मनुष्य हो या कोई अन्य जंतु या किसी भी प्रकार के पौधे। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगाणु अथवा रोगजनक जीव के नाम से जानते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आपने कई बार बरसात के सीजन में देखा होगा कि आपके कपड़ों पर या आपके चमड़े के जूते पर इस प्रकार की कवक लग जाती है। कई बार हमारे घर में रहे अचार पर भी तो ऐसी कवक लग जाती है जिससे वे खराब हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। ये सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में श्वास द्वारा, पेय जल द्वारा, भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हों, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी या जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय जैसे रोग। यह संचरणीय रोग है क्योंकि इनका वहन वाहकों द्वारा होता है। क्या आप जानते हैं, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है ना, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक विषाणु वायु में आ जाते हैं, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है तो यह विषाणु वायु के साथ उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह व्यक्ति भी फिर विविध प्रकार के रोगों का शिकार हो सकता है। इसीलिए तो जब महामारी फैली होती है तब डॉक्टर हमें सलाह देता है मास्क पहनने की या तो मुंह पर कपड़ा ढकने की। इसीलिए जब आप छींक रहे हो तब आपको अपने मुंह पर रुमाल अवश्य रखना चाहिए ताकि आपके मुंह से निकले विषाणु वातावरण में फैल न जाएं और अन्य व्यक्तियों को भी रोगित ना कर दें। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो कि रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोग वहन का कार्य करते हैं। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है घरेलू मक्खी। विद्यार्थियों, आप मक्खी से भलीभांति परिचित हैं। यह मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठ जाती है जिससे रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और यह मक्खी उड़कर के जब हमारे भोजन पर आकर बैठती है तो उन रोगाणुओं का स्थानांतरण हमारे खाने लायक चीजों पर हो जाता है, और जब हम इन्हें आरोगते हैं, ग्रहण करते हैं, तब ये सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें विविध प्रकार के रोग पैदा करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें हमारे खाद्य पदार्थों पर मक्खी को बैठने से रोकना चाहिए। उसके लिए हमें हमारे खाद्य पदार्थों को ढक करके रखना है। और श्रेष्ठ उदाहरण मच्छर है। विद्यार्थियों, मादा एनोफिलिस मच्छर यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वहन करती है। जब हमें यह मच्छर काटता है तब हमें मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी होती है। तथा दूसरा उदाहरण है यह एडिस मच्छर जो कि डेंगू के वायरस का वहन करती है। जब यह मच्छर हमें काटता है तब हमें डेंगू जैसी भयंकर बीमारी होती है। विद्यार्थियों, कई बार ये भयंकर बीमारियां लोगों की मृत्यु का कारण भी बनती है। इसलिए हमें मच्छरों के उपद्रव को रोकना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मच्छरों का उपद्रव किस तरह से रोका जा सकता है। तो विद्यार्थियों, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, अतः पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। यह सबसे श्रेष्ठ उपाय है मच्छरों के उपद्रव को शांत करने का। आपने विद्यार्थियों देखा होगा कि किसी विस्तार में जब पानी भरा रह जाता है तब उसमें इस तरह से ढगला मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। कूलर, टायर या फूलदानी में कहीं भी जल को एकत्र नहीं होने देना चाहिए और उन्हें सूखा रखकर एवं स्वच्छ रखकर मच्छरों के पैदा होने को हम रोक सकते हैं। जिन साधनों में पानी भर के रखते हैं उन्हें समय समय पर खाली करना चाहिए तथा उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए। विद्यार्थियों, ये सूक्ष्मजीवों द्वारा हमारे शरीर में विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो आइए हमारे शरीर में विविध प्रकार के रोग कौन कौन से हैं जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा वे सूक्ष्मजीवों का प्रकार क्या है और ऐसे रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, क्षय रोग यह जीवाणु द्वारा होता है तथा इसका वहन वायु द्वारा होता है। खसरा जैसी बीमारी वायरस से होती है और इसका वहन भी वायु द्वारा होता है। चिकन पॉक्स यह वायरस से होता है और इसका वहन भी वायु द्वारा होता है। या तो जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है
उसके साथ सीधे संपर्क में आने से भी यह बीमारी हो सकती है। पोलियो यह वायरस जन्य रोग है तथा इसका वहन वायु एवं जल द्वारा होता है। अब इन रोगों से बचने के उपाय क्या हैं? तो मित्रों, बचाव के सामान्य उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो चुके हैं तो उन्हें अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। वे जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उनके वस्त्र या खाना खाने की थाली या उनका बेड उसे अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और उसी समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा यह जीवाणुजन्य रोग है तथा यह जल एवं भोजन द्वारा फैलता है। टाइफाइड यह जीवाणुजन्य रोग है और इसका वहन भी जल द्वारा होता है। इसके बचाव के उपाय क्या है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी चाहिए और अच्छी आदतों को पालना चाहिए, जैसे कि भोजन करने से पहले आपको अच्छे से हाथ साबुन से धोने चाहिए। दूसरा, भली भांति पके हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कच्चे या अर्ध पके भोजन या बासी खुराक को हमें अपने भोजन में नहीं लेना चाहिए। उबला हुआ पेयजल पीना चाहिए। कभी भी महामारी फैली हो तब पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए एवं योग्य समय पर टीकाकरण अपनाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए यह वायरस जन्य रोग है और इसका संचरण जल द्वारा होता है। इसके बचाव के लिए हमें उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए तथा समय पर टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। मलेरिया यह प्रोटोजुआ अर्थात प्रजीव द्वारा होने वाला रोग है और इसका वहन जल द्वारा होता है। मलेरिया रोग के वाहक के रूप में हम मादा एनोफिलिस मच्छर को तो जानते ही हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए एवं मच्छरों के प्रजनन के लिए जल को किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से रोकना चाहिए, क्योंकि मच्छर ही तो इस प्रकार के रोगों का वहन करते हैं। इसलिए मच्छरों का उपद्रव हमें शांत करना चाहिए। विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीव मात्र मनुष्य के शरीर में ही रोग उत्पन्न नहीं करते, यह विविध प्रकार के जंतुओं के शरीर में भी रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग उत्पन्न नहीं करते, अपितु वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। साथ ही गाय के खुर में और उनके मुंह में भी वायरस से होने वाले बहुत से रोग देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म जीव मात्र मवेशियों या मनुष्य में ही रोग उत्पन्न नहीं करते, सूक्ष्म जीव पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। आइए ये कौन कौन से रोग हैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं और रोग के कारण फसल का उत्पादन भी घट जाता है। कई बार फसल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। आइए इस सारणी द्वारा सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। नींबू कैंकर। विद्यार्थियों, नींबू में आपने कभी कभी इस प्रकार की संरचना देखी होगी। यह नींबू में होने वाले नींबू कैंकर रोग का लक्षण है। यह जीवाणु द्वारा होता है तथा इसका संचरण वायु से होता है। दूसरा है गेहूं की रस्ट, यह कवकजन्य रोग है और इसका वहन वायु एवं बीज द्वारा होता है। भिंडी की पीत, यह वायरस जन्य रोग है और इसका वहन कीटकों द्वारा होता है। कई बार आपने भिंडी के पौधे में इस प्रकार के कीटक देखे होंगे जो कि भिंडी के पौधे को संपूर्ण रूप से तबाह कर डालते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कई बार आप डॉक्टर के मुंह से या अपने मित्रों के मुंह से सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति ने बासी भोजन खा लिया तो उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। यह फूड पॉइजनिंग ही खाद्य विषाक्तन के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। यदि कोई भोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किया जा चुका है या विषाक्त किया जा चुका है और उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तब हमें फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाता है। भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी अपने में से विषैले पदार्थ पैदा करते हैं जो कि भोजन को जहरीला बना डालते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है जब उसे अधिक मात्रा में डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, भोजन को संदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आइए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भोजन को संदूषित होने से बचाने का श्रेष्ठ तरीका है खाद्य परिरक्षण। भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय को हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। उसके कुछ उपाय निम्नानुसार है। नंबर 1, रासायनिक उपाय। दूसरा, नमक द्वारा परिरक्षण। तीसरा, चीनी द्वारा परिरक्षण। चौथा, तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण। पांचवा, गर्म एवं ठंडे करके परिरक्षण करना। और छठा, भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण।
आइए अब हम एक एक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, रासायनिक उपाय। विद्यार्थी मित्रों, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे कुछ रासायनिक परिरक्षक हैं जिनके उपाय से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। जेम एवं स्क्वैश बनाने में इस रसायनों का उपयोग किया जाता है और खुराक को संदूषित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा उपाय है नमक द्वारा परिरक्षण। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। इसके अलावा नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आप जब इमली खाते हैं तब आपने देखा होगा कि दुकान वाला इमली में थोड़ा सा नमक लगा के रखता है ताकि वे खराब ना हो जाएं। तीसरा उपाय है चीनी द्वारा परिरक्षण। विद्यार्थी मित्रों, जेली, स्क्वैश तथा जेम का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा में कमी की जा सकती है। जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रण में रहती है और वे खराब होने से बच जाते हैं। आप रसगुल्ला तथा गुलाब जामुन से तो परिचित हैं ही, उसे भी तो हम खराब होने से बचाने के लिए चाशनी में रखते हैं। तेल एवं सिरके के प्रयोग द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। आपने जब कभी बाजार से अचार खरीदा होगा तब उसमें देखा होगा कि सिरका भरपूर मात्रा में डाला जाता है तथा जब हम हमारे घर में अचार बनाते हैं तब उसमें तेल का अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं ताकि वे अच्छे से बने रहें, वे खराब ना हो जाएं। कुछ सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है। कई बार खाद्य पदार्थ को गर्म या ठंडा करके भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि कुछ वस्तुओं को उबालने से तथा कुछ वस्तुओं को फ्रीजर में रख देने से अति उच्च तापमान पर या अति निम्न तापमान पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। जब कभी आप बाजार से मटर जैसी चीज लेकर आते हैं तब आप उसे तुरंत क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वे खराब ना हो जाएं। विद्यार्थी मित्रों, दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और एकाएक उसे ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से उसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है और हमारा दूध खराब होने से बच जाता है। इस पद्धति की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इस पद्धति को हम पॉस्चराइजेशन या पॉस्चरीकरण के नाम से जानते हैं। एक और उपाय है भंडारण करके या पैकिंग करके। विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि मावा एवं सब्जियों को वायुरोधी पैकेट में पैक किया जाता है, यानी एयर टाइट पैक किया जाता है, उसमें हवा रहने नहीं दी जाती है, जिससे उनका परिरक्षण हो सकता है। कई बार आपने इस प्रकार के ड्राई फ्रूट्स या सब्जियों को पैकिंग में देखा होगा, जिससे अंदर हवा न जा पाने के कारण सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते और वे नष्ट हो जाते हैं और हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह जाता है। विद्यार्थी मित्रों, फसल उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन गैस, जिसके लिए राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वातावरण में रही हुई नाइट्रोजन को जमीन में स्थापित करते हैं और उसी का उपयोग वनस्पतियां प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण में करती हैं। तो आइए यह पूरा चक्र किस प्रकार से चलता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह चक्र नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। आप जानते होंगे कि वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, परंतु वनस्पतियां इस नाइट्रोजन गैस का सीधे उपयोग नहीं कर सकती हैं। कुछ जीवाणु तथा शैवाल इसका स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात वे नाइट्रोजन को जमीन में स्थापित करते हैं। कई बार आसमान में जब बिजली चमकती है तब बिजली की चमक के साथ भी वातावरण में रही हुई नाइट्रोजन पानी के साथ घुल जाती है और जमीन पर आ जाती है। यह जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल जमीन में नाइट्रोजन का स्थापित करती है और जीवाणु द्वारा फिर से नाइट्रोजन के नाइट्रोजन यौगिकों में रूपांतरण होता है। साथ ही आसमान में जो बिजली के साथ नाइट्रोजन पानी में घुल करके जमीन में स्थापित हुई है तथा जीवाणुओं द्वारा जो नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण किया गया है, यह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरित हो जाती है और यह यौगिकों का उपयोग पौधे अपने खुराक बनाने के रूप में करते हैं। यह बनाया गया खुराक विविध प्रकार के जंतु अपने खुराक के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं जब यह जंतु मर जाते हैं या वे मलमूत्र का त्याग करते हैं अर्थात उत्सर्जन करते हैं, तब वे यह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को वापस मृदा में डालते हैं। यह नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं। यह नाइट्रोजन के यौगिकों का जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में से वापस नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और इस प्रकार जो नाइट्रोजन जमीन में आई थी वो वापस वातावरण में पहुंच जाती है।
विद्यार्थियों, यह चक्र सतत चलता रहता है, इसीलिए इस चक्र को नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने जीवाणुओं द्वारा हमें किस प्रकार से नुकसान होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की तथा नाइट्रोजन चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो देख करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें तथा वे भी इसे देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद।